तरंग मेगा उत्सव 2022 के अंतर्गत आज हम लोग क्विज प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो इतिहास से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? इतिहास से। भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता का क्या नाम था? सिंधु सभ्यता। क्या नाम था? सिंधु सभ्यता। क्या नाम था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? सबसे पहले इसका साक्ष्य हड़प्पा नामक स्थान से मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसे कौन सा सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युगीन सभ्यता की शुरुआत हुई। वैदिक काल में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद किस काल का शुरुआत हुआ? किस काल का शुरुआत हुआ? वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व तक के काल से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के काल तक को क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल में लोग अपना जीवन शिकार, घुमंतू, खाद्य संग्रह आदि के रूप में करता था। उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थायी जीवन जी करके कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करता था। पूर्व वैदिक काल में की महत्वपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद। इस काल में 4 प्रमुख वेद हुआ: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद? 4 वेद। कितने वेद? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? सोमदेव का। वैदिक उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को काफी स्वतंत्रता प्राप्त था। यह राजनीतिक कार्य में हिस्सा लेती थी और पढ़ी लिखी महिला होती थी। गार्गी, घोषा, अपाला वैदिक कालीन प्रमुख विद्वान महिलाएं थी। कौन सा थी? घोषा, अपाला, गार्गी, ये सब वैदिक कालीन विदुषी महिला थी। वैदिक कालीन विदुषी 600 ईस्वी पूर्व के आसपास दूसरा नगरीकरण का विकास हुआ। कौन सा नगरीकरण का विकास हुआ? पहला कब हुआ था? पहला हुआ था सिंधु सभ्यता के काल में। सिंधु सभ्यता के काल को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, शहरी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल में 600 ईस्वी पूर्व, लास्ट वैदिक काल के अंतिम चरण में 600 ईस्वी पूर्व के आसपास दूसरी शहरी सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद यहां से राजवंशों का प्रादुर्भाव संगठित तरीके से हुआ। सबसे पहला ज्ञात राजवंश, ज्ञात राजवंश गृहद्रथ वंश है। कौन सा वंश है? गृहद्रथ वंश है। जोर से बोले, कौन सा वंश है? गृहद्रथ वंश का अंत करके हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने शासन की स्थापना की। बिंबिसार ने
शिशुनाग वंश का नींव पड़ा। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश का नींव पड़ा? हर्यक वंश के दौरान ही पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। क्या हुआ था? राजगिरी कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। उसके बाद दूसरा, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का नींव पड़ा। कौन सा वंश का बना? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद था। उसके बाद नंद वंश का अंतिम प्रतापी शासक धनानंद हुआ। कौन हुआ? धनानंद को क्रूर शासक कहा जाता है। इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखा। कौन सा वंश का नींव रखा? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह चाणक्य के सहायता से मौर्य वंश का नींव रखा था। इन्होंने इसी के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही इंडिका के रत्नाकर मेगास्थनीज आया था। यह सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। चाणक्य अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य किसका रचना किया था? अर्थशास्त्र का। उसके बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए? मौर्य वंश में हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हुआ बिंदुसार, उसके बाद हुआ अशोक और अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। कौन हुआ? अब मौर्य वंश को के अंतिम शासक को पराजित करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक को पराजित करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव रखा। किस वंश का नींव रखा? किस वंश का नींव रखा? शुंग वंश का अंतिम शासक को पराजित करके वसुदेव ने कर्ण वंश का नींव रखा। वसुदेव ने किस वंश का नींव रखा? कर्ण वंश का। और कर्ण वंश को पराजित करके सुशर्मा ने सातवाहन वंश का नींव रखा। किस वंश का नींव रखा? सातवाहन का। किसका रखा? कुमारगुप्त के शासनकाल में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का नींव रखा था। किस विश्वविद्यालय का नींव रखा था? पूरे भारतीय इतिहास में तक्षशिला सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। तक्षशिला पूरा विश्व में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसी का आचार्य चाणक्य थे। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण किया था। और इसी में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत तुमको ये सिकंदर जो है जब सिंध पे आया था तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य उससे मिला भी था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध थे। उसके बाद इतिहास में दूसरा सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल इस विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दिया था। धर्मपाल कितने को दान में दिया था? 200। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका स्थापना भी धर्मपाल किया था। ओदनपुरी का भी धर्मपाल, ओदनपुरी का गोपाल किया था, धर्मपाल शासक गोपाल। और सोमपुरा का धर्मपाल किया था। ये सारे विश्वविद्यालय प्राचीन काल के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे और भारत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। अब चलते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल तो स्वर्ण युग क्यों कहा गया? इस समय में कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा का काफी विकास हुआ। आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान गुप्त काल के दौरान हुआ था। आर्यभट्ट पहली बार यह स्वीकार किया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। और वह अपने अक्ष पर घूमता है। और वह अपने अक्ष पर घूमता है। कौन कहा था? आर्यभट्ट। कौन कहा था? आर्यभट्ट कहा था। उसके बाद गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश, जिसका हर्षवर्धन प्रमुख शासक हुआ था, महत्वपूर्ण शासक हुआ।
उसके बाद प्राचीन काल खत्म होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो प्राचीन काल खत्म होता है तो पूर्व मध्यकाल शुरू होता है। 750-800 ईस्वी के बाद और 1200 ईस्वी पूर्व तक के समय को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इस काल को अंधकार युग भी कहते हैं। इस काल को क्या कहते हैं? अंधकार युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय में राजनीतिक अव्यवस्था काफी उथल पुथल भरी समय था। फिर 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का नींव पड़ा। 1206 ईस्वी में किस वंश का नींव पड़ा? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। यह किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद महत्वपूर्ण शासक जो हुआ, थोड़ा समय के लिए आराम से आया था, लेकिन उसके बाद महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश भारत में तुर्क शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया और 40 गुलामों का एक चोहलगानी का स्थापना किया। ये 40 अमीर सरदारों का सेना का दल था, जिसके बल पर उन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ किया। जब इल्तुतमिश मरा तो उसका पहले पुत्र शासक था थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना शासिका बनी। पूरे मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र स्त्री शासिका के रूप में रजिया सुल्ताना थी। कौन थी? रजिया सुल्ताना। और उसके बाद फिर बीच में और कई छोटे छोटे समय के लिए शासक हुए, लेकिन बलबन का शासनकाल फिर महत्वपूर्ण शासनकाल के रूप में शुरू हुआ। बलबन ने लोह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने कौन सा नीति अपनाया? बलबन ने कौन सा नीति अपनाया? लोह और रक्त की नीति अपनाया। बलबन के बाद फिर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने बाजार नीति का अनुसरण किया। किस नीति का अनुसरण किया? मलिक अंबर महत्वपूर्ण शासक हुआ था इस समय में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश का नींव पड़ा। किस वंश का नींव पड़ा? तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था और इसका पुत्र का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पुत्र का क्या नाम था? इसे पागल बादशाह कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। इन्होंने 5 महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। दुर्भाग्यवश सारे प्रयोग इसका विफल रहा। पहला प्रयोग था इनका द्वार में कर की वृद्धि किया। द्वार में किसका वृद्धि किया? लेकिन अकाल पड़ गया। वर्षा हुआ नहीं, खेती हुआ नहीं, अकाल पड़ गया। कर बड़ी कड़ाई से वसूल किया। जनता में विद्रोह हुआ और जनता इसका विरोध किया। ये योजना उसका असफल हो गया। उसके बाद उन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद। ये भी असफल रहा। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा इन्होंने लाया और डुप्लीकेट मुद्रा बाजार में आ जाने की वजह से वो भी असफल हो गया। कराची अभियान भी असफल हो गया। खुरासान अभियान भी असफल हो गया। अर्थात इन्होंने जितने प्रयोग किए सारे के सारे असफल हो गए। इन्होंने इब्न बतूता को चीन राजदूत बना करके भेजा था। इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। इब्न बतूता किसका रचना किया था? रेहला का। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की शासन समाप्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के बाद लोधी वंश का नींव पड़ा। कौन सा वंश का नींव पड़ा? लोधी वंश का। किस वंश का नींव पड़ा? लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने आगरा का नींव रखा था। किसका नींव रखा था? ताजमहल कहाँ है? सबके मुंह से आवाज नहीं आया। ताजमहल कहाँ है? आगरा का नींव किसने रखा था? सिकंदर लोधी ने। किसने रखा था? लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा। किस वंश का नींव रखा? बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी।
हुमायूं को किसने पराजित किया? शेरशाह रोहतास, जो कि बिहार में है, यहाँ का शासक बना। इन्होंने बंगाल को विजित किया और मुगल शासक हुमायूं को पराजित करके बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। और इन्होंने कुछ समय तक मुगलों को खदेड़ करके रखा, परंतु 1545 ईस्वी में कालिंजर में बम फूटने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। बहुत कम समय में इन्होंने काफी सुधार किया था। इन्होंने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का नींव रखा था, बनाया था। हालांकि यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही उत्तरापथ के नाम से जाने जाने वाले पथ को जीटी रोड के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद हुमायूं के बाद शासक कौन बना? अकबर। कौन बना? कौन बना? शिवम कौन बना? अकबर। अकबर के शासनकाल में भारत का साम्राज्य राजनीतिक रूप से काफी सुदृढ़ हुआ और इन्होंने भारतीय साम्राज्य में विभिन्न समुदायों को जोड़ करके उससे अच्छा संबंध स्थापित करके भारतीय साम्राज्य को अच्छे तरीके से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अकबर का उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जहांगीर ने ही न्याय का जंजीर लगाया था। जहांगीर ने ही जहांगीर का उत्तराधिकारी हुआ शाहजहां। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ औरंगजेब। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ बहादुर शाह जफर प्रथम। बहादुर शाह जफर। उसके बाद छोटे समय के लिए जहांदार शाह, फारूक सियर और शाह आलम द्वितीय शासक बना। अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में भारत से निर्वासित करके कहां भेज दिया? रंगून। कहां भेज दिया? कहां है रंगून? म्यांमार में। कहां रंगून? म्यांमार में। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज को भगाने के लिए भारतीय जमींदारों ने, निर्वासित शासकों ने बहुत जोर से जोर लगाया, लेकिन सफल नहीं रहा। उसके बाद 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश महारानी के। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? किसकी स्थापना हुई? 1885 में एओ ह्यूम के सहयोग से बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी। कौन था? कौन था? प्रारंभ में कांग्रेस पर नरमपंथियों का अधिकार रहा। किसका अधिकार रहा? नरमपंथी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया गया, लेकिन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल के रूप में। किस रूप में? 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से वापस आया। 1915 ईस्वी में गांधी जी कहां से वापस आया? अफ्रीका से। और 1917 में गांधी जी पहली बार बिहार में चंपारण आंदोलन किया, नील कृषकों के समर्थन के लिए। चंपारण आंदोलन 1917 में। कब किया? 1917 में। कब किया? 1917 में। इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली और अब गांधी जी भारत का निर्विवाद राष्ट्रीय स्तर का नेता के रूप में उभर करके सामने आया। 1920 में 1919 में पहले खिलाफत आंदोलन की शुरुआत गांधी जी अली बंधु के सहयोग से, अन्य नेताओं के सहयोग से शुरू किया और बाद में यही असहयोग आंदोलन के रूप में
परिवर्तित हुआ। यह आंदोलन जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, काला कानून जिसको कहते हैं, आदि के विरोध में हुआ था। इसके विरोध में था रोलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड, रोलेट एक्ट और इसके अलावे भी 1919 के एक्ट से भी कोई संतुष्ट बढ़िया से नहीं था। मुसलमान जो है अपने मुद्दे को, तुर्की के मुद्दे को लेकर के संतुष्ट नहीं था। इस सारे कारणों को लेकर के जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो असहयोग आंदोलन इस तरह का रूप धारण किया कि अंग्रेज की जड़ हिला दिया। लेकिन चौरी चौड़ा नामक स्थान पर 1922 ईस्वी में भीड़ ने थाना को जला दिया, जिसमें 20-21 पुलिस वाले जिंदा जल गए। 20-21 पुलिस वाले जिंदा जल गए, जिससे असंतुष्ट होकर के गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिया, इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे हमारे देश के बहुत सारे नेता गुस्से में आकर के स्वराज पार्टी का नींव रखा। किस पार्टी का नींव रखा? और 1925 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी पार्टी का जो है नींव रखा। इसी का नेता था भगत सिंह, और भगत सिंह ने 1929 में असेंबली में बम फेंका था। कहां फेंका था? असेंबली में। भगत सिंह की पॉपुलैरिटी गांधी जी के जैसा हो गया इस घटना के बाद, लेकिन गांधी जी ने इनके फांसी के को रोकने में सफल नहीं रह पाया, नहीं बचा पाया गांधी भगत सिंह को। परिणाम हुआ 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। फिर 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? नमक आंदोलन। सरकार ब्रिटिश क्या किया? ब्रिटिश सरकार नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसके विरोध में नमक आंदोलन शुरू हुआ। अन्य मुद्दे भी थे इसमें। नमक आंदोलन भी 3 साल चला और गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। सहमति नहीं बन पाने के कारण 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और अंततः आंदोलन वापस ले लिया गया। फिर 1934 में बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर 1934 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का नींव रखा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और 1947 में अंततः हमारा देश आजाद हो गया। अंततः हमारा देश आजाद हो गया। इस तरह से हम लोग आज भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किए। भारतीय इतिहास के बारे में